हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे आपके टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग से। बेसिकली इंग्लिश पैडागोजी इस वक्त मैं आपको करा रही हूँ। जब हम टॉपिक्स पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। लैंग्वेज के ऊपर मैं आपको 2 टॉपिक अभी तक करवा चुकी हूँ, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, साथ में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इटाइमोलॉजी इज, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। इटाइमोलॉजी बेसिकली क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड, साइंस एंड पेडागोजी। तो जो इटाइमोलॉजी बेसिकली होती है, सॉरी साइंस, हाँ एंड पेडागोजी करेक्ट। तो इटाइमोलॉजी बेसिकली होती है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है, किस शब्द का क्या ओरिजिन है, उसको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम इटाइमोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इटाइमोलॉजी इज द साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, व्हाट अप्रोच दे अडॉप्ट। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैडागोजी से वो थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, मतलब 3-4 लाइन का आपका क्वेश्चन होगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि 3-4 लाइन के आपके ऑप्शंस होते हैं, तो उसको देख करके घबराना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से घुमाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो देखो पूछा क्या है कि टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल में केवल इंग्लिश भाषा का यूज़ करता है, क्या पढ़ाने के लिए? साइंस पढ़ाने के लिए, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। बेसिकली ये कौन सी अप्रोच है? देखो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ा है, टीचिंग इंग्लिश पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अप्रोच को क्या कहते हैं। ऐसी अप्रोच होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब जब आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो मल्टीपल चीज़ें पढ़ाने के लिए, मतलब आपने इंग्लिश को यूज़ करा, साइंस में भी यूज़ कर लिया, आपने सोशल साइंस में भी यूज़ कर लिया, मैथ्स में भी यूज़ कर लिया, कितने सब्जेक्ट में, कितने डिसिप्लिन में आपने एक लैंग्वेज को यूज़ कर लिया, तो ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये हमेशा याद रखना। इनफैक्ट अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हो, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस को आप मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, साइंस को आप जियोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक तरीके की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही होती है, ये याद रखना आप हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज लैंग्वेज इज अ टूल बिकॉज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक टूल है, मतलब एक यंत्र है, क्यों है? इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज़, या आइडिया को प्रोसेस करने के काम आता है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ यूज फॉर थिंकिंग, इट इज़ यूज फॉर कन्वेइंग आइडियाज़। देखो अगर मैं बात लैंग्वेज की करूँ तो इनमें से चारों ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज सोचने के काम भी आती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सोचते हो दिमाग में तो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर तो आप सोचते हैं, आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को कन्वे करते हैं, लैंग्वेज की सहायता से करते हैं, आइडिया को प्रोसेस करते हैं वो भी। लेकिन अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ छांटनी है, तो ये भी दिमाग की चीज़ होती है। देखो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज का यूज़ होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। लैंग्वेज अगर आपको नहीं आएगी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, अगर कम्युनिकेशन इस दुनिया में नहीं है तो कुछ भी चीज़ नहीं है। तो आपको छांटना है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो लैंग्वेज बेसिकली सारी ही चीज़ों में ज़रूरी होती है, बट करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड, मतलब एक लैंग्वेज लर्निंग क्लास में मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करा जा सकता है? आप लैंग्वेज की क्लास पढ़ा रहे हो, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश, कोई भी क्लास हो सकती है, आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चे सीखें। फन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें आप करवा के हमेशा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे। देखो हमेशा याद रखना, ऑप्शंस कैसे चाहे कितने भी टफ हो, अगर थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लोगे। हमेशा टीचर ये फोकस करता है, 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। मैं आगे भी इनफैक्ट एक सेपरेट वीडियोस के ऊपर बनाऊंगी। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन कहीं भी अगर हो तो वो चीज़ें टीचर जरूर करेगा, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड कहीं भी अगर बच्चा है तो वो टीचर हमेशा चीज़ें करेगा। तो फन एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ड्रामेटाइजेशन भी चाइल्ड सेंटर्ड है, उसमें इंटरेस्ट है, स्टोरी टेलिंग में भी इंटरेस्ट है और ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ग्रेडिंग ऑफ वर्ड्स इज बेस्ड ऑन इट्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से तो हमेशा क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड्स इज बेस्ड ऑन। जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो आप एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग का। देखो प्रिंसिपल की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखना, ठीक है, सीटेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे। तो बेसिकली वो किस पे बेस्ड होता है, देखो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन को पहले समझो थोड़ा सा। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब है कि आप क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए, उसकी टीचेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। मतलब ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर सके, वो टीचेबल होने चाहिए। ऐसे टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है पढ़ाने, मतलब जो पढ़ाने के लिए ईजी हो, और रेंज होनी चाहिए, मतलब एक बड़े पैमाने पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो है बेसिकली रेंज का मतलब। तो ऐसी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, यही सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग कहती है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है टीचिंग इंग्लिश का। लर्निंग बाय डूइंग ऑफकोर्स है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना हमेशा होता है किसी भी भाषा को सीखने का। इनफैक्ट साइकोलॉजी कहती है कुछ भी सीखने का हमेशा बड़ा प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग। रीडिंग बुक्स, सीइंग द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये भी हो सकता है रीडिंग बुक्स। सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट करना अपने आप में एक प्रिंसिपल है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग बुक्स भी बेसिकली आपका हैबिट फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। देखो इसने बेसिकली क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा है। रीडिंग बुक्स अपने आप में कोई प्रिंसिपल कहीं किताबों में मेंशन नहीं होगा, लेकिन हैबिट फॉर्मेशन मेंशन है। और हैबिट फॉर्मेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने आपको बहुत अच्छे से कि आपको किस किस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए, पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, लिखने की हैबिट होनी चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन ये तीनों प्रिंसिपल आपके होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज़ नॉट अ प्रिंसिपल। सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहे हैं तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी बच्चे को दिखा रहे हैं तो वो सीख जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग का ज़रूर इस्तेमाल करें सीटेट के पेपर में, अगर बात इंग्लिश की करूँ तो। TBLT इज़ अ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इट मीन्स, ये देखो शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है और मैं शॉर्ट फॉर्म आपको करवा चुकी हूँ, सितंबर में पूछा था आई थिंक 2016 में ही। TBLT और इस तरह की CALP ये सब मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, और अदरवाइज़ तो आपको ये वीडियो बेसिकली जो हमने CTET के अलग से प्लेलिस्ट बनाई है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स की वीडियोस में आप देखना। तो TBLT का मतलब बेसिकली होता है, सीधे बताती हूँ मैं, आंसर के ऊपर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होती है बेसिकली TLC, ठीक है। तो TBLT बेसिकली क्या है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म पढ़ना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज़ टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। कौन सा इसमें से लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, मतलब लैंग्वेज में क्या चीज़ आप कंसीडर नहीं करोगे। सिंबल, साउंड, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर। तो सिंबल को लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं मानते हैं, ध्यान रखना हमेशा। वोकैब भी होती है, वोकैब नहीं होगी, आपके पास शब्दकोश नहीं है तो लैंग्वेज कैसे बोलोगे। स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे तो लैंग्वेज कैसे बोलोगे। सिंबल्स नहीं है अगर आपके पास है, लैंग्वेज लिखोगे कैसे आप। साउंड, बेसिकली साउंड को मानते नहीं है, साउंड हालांकि एक लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन अगर आपको करेक्ट आंसर इसका फाइंड आउट करना है तो साउंड जो है मोर अप्रोप्रिएट होगा इसमें, इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। तो साउंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 इज अ टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश, व्हाट मेथड डज शी अडॉप्ट इन हर क्लास। बहुत बेहतर तरीके से मैं मेथड कई बार करवा चुकी हूँ आपको। अगर इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अगर हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट मेथड। वीडियो बनी हुई है सारे मेथड्स के ऊपर, सारे अप्रोचेस के ऊपर, तो वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, पहले वो पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक किसके लिए बेसिकली यूज होती है। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती क्या है, ब्रेन का मतलब दिमाग, स्टॉर्म का मतलब तूफान। ऐसी तकनीकें जो आपके दिमाग में तूफान ला दें, मतलब किसी बच्चे के दिमाग को जगाना, उससे वो करवाना जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। आपके दिमाग को जगाना है टीचर को। तो इसमें से क्या यूज़फुल हो सकता है अगर आपको ऐसा करना है तो, ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेज, इंप्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी, डेवलपिंग लर्नर्स वोकैबुलरी। देखो हमेशा ऐसी चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
कि जहाँ बच्चे कुछ नया सीखें। अगर कुछ बच्चे नया सीख रहे हैं तो मतलब उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, उसके दिमाग को खोला जा रहा है और उसका दिमाग ज़्यादा यूज़ करवाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, नए सेंटेंसेस सीख रहा है। तो कोशिश करना ऐसी चीज़ फाइंड आउट करने की, ऐसे ऑप्शन फाइंड आउट करने की जिसमें कुछ नई चीज़ों को सीखने की तरफ पॉइंट आउट करे। ठीक है, तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंस विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस करें आपके साथ लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली। तो इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, बाकी हम पूरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई आपका सुझाव है या फिर कोई मतलब क्वेरी है आपकी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।